बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 172 पढ़ेंगे। सेक्शन 172 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को डिफाइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बेसिकली ये ड्राइव होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में ये फ़र्क है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो आप चीज़ किसी दूसरे आदमी को देते हैं उसके बदले आप वो एज ए सिक्योरिटी ऑफ डेट नहीं होती, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में आप जो गुड्स की बेलमेंट करते हैं, आप किसी दूसरे को जो गुड्स देते हैं, दैट पेमेंट इज़ डन एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। और इसमें जो आदमी बेलर होता है, जो अपनी गुड्स दूसरे को देता है, उसको कहते हैं पानर। और जो आदमी गुड्स रिसीव करता है, जिसके पोजेशन में गुड्स होती हैं, उसको कहते हैं पानी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो बेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में पानर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो बेली है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में पानी बन जाएगा। बाकी इनकी जो मोडेलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ। सब इसमें अब सेक्शन 173 जो डील करता है वो राइट ऑफ द पानी टू रिटेन द गुड्स। जब आप एक फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस और पेमेंट ऑफ डेट के लिए आपने किसी आदमी को कोई कर्जा दिया या उसने कोई प्रॉमिस परफॉर्म करना है और उसके बदले आपने उसकी गुड्स अपने पास प्लेज कर ली, अपने पोजेशन में रख ली हैं, तो उस एग्रीमेंट के तहत जो गुड्स आपने अपने पास रखी हैं वो तब तक आप अपने पास रख सकते हैं जब तक वो शख्स आपको आपका डेट वापस रीपे ना कर दे या जो उसने अपना प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को परफॉर्म ना कर ले। और ना सिर्फ वो डेट बल्कि उस डेट के साथ अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है या उन गुड्स को अपने पोजेशन में रखने के लिए आपके कोई अखराजात हुए हैं या उन गुड्स को महफूज रखने के लिए कोई अखराजात हुए हैं, तो वो भी आप उस डेट के साथ रिसीव कर सकते हैं और उनके लिए इन गुड्स को अपने पोजेशन में रख सकते हैं जब तक आपको आपका डेट और दीगर एक्सपेंसेस जो मैंने अभी मेंशन किए वो आपको रिसीव ना हो जाए। इसके बाद सेक्शन 174 वो डील करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें पानर के राइट को इंश्योर किया गया है कि अगर आप एक आदमी से कर्जा लेते हैं और उसको आप अपनी गुड्स प्लेज करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक सुनार के पास जाते हैं, आप अपना गोल्ड उसके पास प्लेज करवाते हैं और उससे आप 2 लाख रुपए लोन ले लेते हैं। अब अगर आपने उस सुनार से पहले भी कोई लोन कोई लिया हुआ है या आपने उसकी कोई रकम अदा करनी है, तो वो सुनार आपकी इस रकम को, आपके जो गोल्ड है वो सिर्फ इस लोन जिसके अगेंस्ट आपने ये प्लेज करवाया था अपना गोल्ड, उस लोन के लिए आपके गोल्ड को वो अपने पास रख सकता है। किसी दीगर डेट के लिए, किसी दूसरे कर्जे के लिए वो आपकी गुड्स को अपने पास रिटेन नहीं कर सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़, लोग इस कानून को नहीं समझते। अक्सर ऐसे होता है कि आपने एक आदमी से लोन लिया और आपने अपनी कोई चीज़ उसको प्लेज करवा दी, उसके पास रखवा दी, तो वो आपके दीगर लोन्स के लिए भी उस चीज़ को अपने पास पोजेशन में रख लेता है। वो कहता है अब तुम मेरे सारे लोन जो है वो पे करोगे तो तुम्हारी चीज़ तुम्हें वापस मिलेगी। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने गुड्स प्लेज करवाई और लोन लिया था, अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट में आप सब्सिक्वेंट एडवांसेस, कुछ सब्सिक्वेंट आपने कुछ अमाउंट्स ली हैं, तो उनके लिए प्रिज्यूम यही किया जाएगा कि वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हैं और उसमें वो पार्टनर जो है वो पानी आपकी गुड्स को रिटेन कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 175 आ जाता है कि अगर पानी जो है उसको को आपकी गुड्स रखने में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं जो कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ लाइफ में नहीं होते, अगर वो उनको जस्टिफाई कर सकता है तो वो भी उसको रिसीव करने का हक हासिल है। लेकिन एक चीज़ इसमें जहन में रखें कि सेक्शन 175 में जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है मे रिसीव, उसमें रिटेन का वर्ड यूज नहीं हुआ। तो इससे हम ये समझते हैं कि वो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को रिसीव करने के लिए आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है
लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए वो गुड्स को रिटेन करने की अथॉरिटी अंडर सेक्शन 175 इसको नहीं दी गई। ये फर्क है प्रीसीडिंग सेक्शन में, सेक्शन 174, 173 और 175 में, कि 175 के तहत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए उसका राइट टू एक्रू होता है, वो क्लेम कर सकता है, लेकिन इस सेक्शन में उसको गुड्स रिटेन करने की कोई इजाजत स्पेसिफिकली नहीं दी गई। इसके बाद सेक्शन 176 डील करता है कि उस सूरत हाल को जब पार्टनर डेट को पे करने में या अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में डिफॉल्ट कर जाए, जो स्टिपुलेटेड टाइम है वो पूरा हो जाए और उस डेट के पूरा होने तक वो ना तो, या अगर कर्ज था वो अदा नहीं कर सका, या उसने कोई प्रॉमिस परफॉर्म करना था तो वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर सका। इस सूरत में पानी के पास क्या राइट है? एक तो पानी के पास ये राइट है कि वो उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है पार्टनर के खिलाफ, और सूट फाइल करने के साथ साथ इन गुड्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी अपने पोजेशन में रख सकता है उस डेट के गुजरने के बाद, जब तक कि उसको उसका लोन वापस ना मिल जाए। उसके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि वो इन गुड्स को सेल आउट भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो पार्टनर को पहले एक रीजनेबल नोटिस दे कि मैं ये गुड्स सेल करने लगा हूँ, उसको एक रीजनेबल को मोहलत दे कि इतने दिन तक मैं इंतज़ार करूंगा, अगर आपने अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना किया या डेट पे ना किया तो मैं ये गुड्स सेल आउट कर दूंगा। अब अगर पार्टनर उस दौरान जो उसको डेडलाइन दी गई है वो पेमेंट कर देता है या प्रॉमिस परफॉर्म कर देता है तो गुड्स उसको वापस मिल जाएंगी। अगर वो उस डेडलाइन तक भी वो अपना प्रॉमिस या डेट परफॉर्म नहीं करता तो फिर पानी जो है वो उन गुड्स को सेल आउट कर सकता है। अब सेल आउट करने के बाद जो प्रोसीड्स ऑफ सेल उसके पास आती हैं, जो रकम उसको मिलती है, अगर तो वो गुड सेल करने पे जो पैसे उसको मिले वो उस डेट की अमाउंट से कम है, तो गुड सेल आउट करने के बाद पार्टनर की लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी। जो डिफरेंस है, जो अमाउंट उसको मिली और जो बकाया रकम बच गई उसको सेल आउट करने के बाद भी जो अभी वाजिबुल अदा है, तो वो पार्टनर उसको स्टिल अदा करने का पाबंद होगा और पानी उससे क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर गुड सेल आउट करने से जो रकम मिली वो कर्जे से ज्यादा है, तो उस सूरत में जो एक्सेसिव अमाउंट है वो पानी की जिम्मेदारी है कि वो रकम पार्टनर को वापस करेगा। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को आप अब सुने, इसके बाद इसको बुक से पढ़ें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई एम्बिग्युइटी है, कोई मसला है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।